लास्ट टॉपिक में हमारा चल रहा था रदरफोर्ड के, हमने ड्रॉबैक समझ लिए थे। बोहर को पढ़ाने लगे थे तो हमारे नेटवर्क में इशू आया था और हमारी रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब हुई, आप बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो आज हम बोहर के कंसेप्ट से शुरू करते हैं। 1913 में एक डेनिस फिजिस्ट था, ठीक है, नील बोहर। उसने जो अभी तक थ्योरी आ गई थी, रदरफोर्ड की कमियां मालूम चल गई थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ गई थी, उसने सोचा चलो भाई इसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किया। उसने अपना कुछ एक आइडिया दिया। आइडिया उसने ये दिया कि एटम जो है, ये तो बात उसने ही बता दी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, हैवी है, ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर पाथ पे, और उस पाथ की रेडियस और एनर्जी फिक्स है। हर पाथ की एनर्जी फिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि एनर्जी फिक्स है, इसलिए जो इस पाथ को बोला गया एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल। मैं एनर्जी लेवल वर्ड बोलता हूं बहुत ज्यादा, तो ठीक है, तो आप फेमिलियर रहना। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या होगा? जो पहला एनर्जी लेवल का नाम दिया 1, दूसरे का 2, 3, 4, के पहले का 1, के दूसरे का 2, एल, एम, एन, इस तरीके से। अब क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, जब तक वो अपने पाथ में घूमता रहता है, वो उसकी स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझे, जब तक आप घर में बैठे हो आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हो, क्योंकि जो घर का कुछ खर्चा है वो बड़े कर रहे हैं, ठीक है। यू नीड नॉट टू स्पेंड एनीथिंग, यू नीड नॉट टू स्पेंड एनी ऑन क्लोथ और फूड और कुछ। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर जाओ, यू मूव टू अपर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल, आपकी कुछ एनर्जी खर्च होगी। अगर आप अपर एनर्जी लेवल पे जाओगे, जैसे सिंपल सी बात समझो, आपके पास पॉकेट में कुछ नहीं था, मैं आज आपको पॉकेट में 5,000 रुपए देता हूँ, दोनों खर्च करो, तो क्या करोगे? घर से बाहर निकलोगे, बाहर जाना शुरू करोगे, खर्चा शुरू मतलब सबसे पहले रिक्शा, ऑटो, टैक्सी करोगे, उस मार्केट तक जाओगे, मार्केट में भी जाकर डिफरेंट चीजें खर्च करोगे, कुछ चीजें लोगे, तो आपके हाथ से पैसे निकल रहे हैं, ठीक है। एनर्जी इज रिलीजिंग, अब पैसे को एनर्जी कनेक्ट कर लो, एनर्जी रिलीज हो रही है, खर्च हो गई, और आप धीरे धीरे, आपका ज्यादा एनर्जी थे तो आप क्या, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उस हिसाब से उसकी मार्केट में जाओगे। लेट्स से मैं आपको 5,000 देता हूँ, तो आप किस मार्केट में जाओगे? आपको समझ आएगा यार ये वाली मार्केट मेरे लिए बढ़िया है। आपको मैं 10,000 दूंगा तो आप बोलोगे नहीं यार उस वाली मार्केट में जाते हैं, वहां और बढ़िया चीजें मिलती हैं। 1 लाख दूंगा तो आपको और बढ़िया चीजें और अच्छी मार्केट में जाओगे। 5-10 लाख देता हूँ तो तुमको शॉपिंग करोगे सारा ब्रॉड हुआ के। तो कहने की बात क्या है कि कितनी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एनर्जी लेवल से जंप करेगा। जैसे अब आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हो, डिफरेंट सभी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक लेवल सबका डिफरेंट है, सब अलग अलग लेवल पे। फॉर एग्जांपल किसी एक के घर की आमदनी 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, कुछ भी हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल। लेकिन तो आप सब अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल पे हो, एक इस लेवल पे है, एक इस लेवल पे है, एक इस लेवल पे है और एक इस लेवल पे। अब जिस लेवल पे आप हो, लेट्स से आप इस एनर्जी लेवल पे हो, 8 वाली सेकंड एनर्जी लेवल पे, तो आपको अगर इतनी एनर्जी दूंगा, इतने पैसे देंगे तो आप इस लेवल पे जाओगे, ज्यादा पैसा दूंगा तो आप इस लेवल पे जा सकते हो, एंड सो। और जब आप इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करेगा, उसी ड्यूरेशन में वो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे अब इसमें एब्जॉर्ब जो आपने दी है तो ये ऊपर चला गया, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये रिलीज करता हुआ आएगा। एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ये एमिट करता हुआ आएगा, ठीक है। करेगा उतनी ही, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से इतना जो दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा या उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ये 100 जूल का लेवल है, ये 300 जूल का लेवल है, तो आप 200 जूल दोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आप 100 जूल से 100 जूल और दोगे तो ये और ऊपर नहीं पहुंचेगा, इस लेवल में नहीं पहुंचेगा। अगर 100 जूल से 200 जूल दोगे तो ही आप ये 300 वाले लेवल में पहुंचेगा। सिमिलरली जब ये 300 वाले लेवल से नीचे आएगा इस लेवल में, तो वो 200 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो डिफरेंस इन द एनर्जी है, इसे हम E2 माइनस E1 बोलते हैं। दो एनर्जी लेवल में अलग अलग डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? H इंटू न्यू। पढ़ा था ना डिफरेंस इन द एनर्जी, H इज इक्वल टू H न्यू। तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकलेगी
फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कनेक्टेड है वो, और वो जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसीज एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो लाइंस दिख रही थी डिस्क्रीट लाइंस, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो बोहर ने बोला भैया ऐसा है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल जंप करेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, केवल उसी ड्यूरेशन में ही वो लाइनें दिखाई देंगी, अदरवाइज कोई लाइन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये बात कहने का मकसद ये था कि स्टेशनरी, जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रहेगा, कोई एनर्जी ना लूज हो रही है ना गेन हो रही है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने स्टेबिलिटी प्रूफ कर दी। ठीक है, आगे अब क्योंकि अब चीज गोल गोल घूम रही है, ये तो उसने बताया ना, ये तो मैंने आपको बताया था, जब चीज गोल घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहेगा। अब चीज अगर गोल घूम रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ मास तो है ही इलेक्ट्रॉन का, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ रेडियस पाथ है। तो m इंटू वी इंटू आर को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, p। ठीक है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल से भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम p से बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल से बोलते हैं। ठीक है, अभी डोंट वरी अबाउट p है एल है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझ लें कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू कुछ होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब जो n है कोई इंटीजर नंबर होगा, h अपॉन 2 पाई से। h वो प्लैंक कांस्टेंट है, याद होगा आपको, 2 पाई है 3.14 इंटू 2। तो इसका मल्टीप्लायर ही होगा एंगुलर मोमेंटम, h अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लायर, वन फर्स्ट मल्टीप्लायर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो एनर्जी जंपिंग वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर, देखो जब आपको, अगर आप खाली बैठे, मैं आपको बोला अरे लो 5,000 रुपए लो खर्च करता, तो यू फील एक्साइटेड, यस और नो? 10,000 लो, यू फील मोर एक्साइटेड। सो यहाँ पे वही बात है भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यहाँ से एक्साइट करोगे तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करते हो आप कितने पैसा देते हो, उतने ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, है ना जी। सर 5,000 देते तो थोड़ा सा एक्साइट होंगे, 10,000 दोगे तो ज्यादा एक्साइट होंगे, 1,00,000 दोगे तो सर और एक्साइट हो जाएंगे। सेम फिनोमिना है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करोगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसी ड्यूरेशन में ये इसने एनर्जी क्या करी, एब्सॉर्ब करी। 100 थी, आपने 300 करी तो ये ऊपर पहुंच गया, तो एनर्जी आप उसने एब्सॉर्ब करी। इसी तरीके से जब ये अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वही एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा। हैप्पी? तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से उसने बिल्कुल 100% प्रूव कर दिया कि जब ये बस ये जंप करेगा ना, केवल तभी स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, अदरवाइज स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा। ये वाली बात हो गई क्लियर। बोहर का कंसेप्ट इज डन। नाउ अब बात करते हैं बोहर का सक्सेस। बोहर ने क्या बता दिया? एक तो उसने स्टेबिलिटी एटम के बारे में बता दी, दूसरी उसने क्या बता दिया कि डिफरेंस इन द एनर्जी है वो h इंटू न्यू है। मैंने आपको क्या समझाया? तो इससे आपको फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? h नीचे ले जाओ। फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई तो उसको वेवलेंथ मालूम चल जाएगी। अब ये फार्मूला की डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, हमने बहुत न्यूमेरिकल। तो इफ यू, अब आपको वेवलेंथ मालूम चल रही है, तो जैसा इलेक्ट्रॉन, अब आप समझ सकते हो कि जैसा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपने किस एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक जंप कर रहा है, तो समझ सकते हो आप कि अब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, वेवलेंथ सेम नहीं होगी, कलर सेम नहीं आएगा। यहां से लेकर यहां तक जंप कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, कलर सेम नहीं आएगा। सही बात है ना? डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर आएगा। ठीक है, और अगर अब मैं इससे उल्टी बात बोलना शुरू करूं कि अगर मेरे को कलर मालूम चल रहे हैं तो मेरे को ये मालूम चल रहा है कि भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी से ये कलर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी ये वेवलेंथ है, और इसका ये कलर है। कलर ये तब आएगा जब इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज तब हुई होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन इतने इस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में आएगा, मतलब किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में आएगा। तो हम दोनों बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों बात? तो ये हुई, ये जो मैंने आपको याद है, सबसे पहले वो आपको जो कल हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, लाइमन, पास्चन, N1, N2, N3 लेना था, वो ये सीरीज ये भी उसी बात को ही बताती। लाइमन सीरीज सबसे पहले कहां से हमने स्टार्ट किया था कि आपका जो है 2 से लेकर, मतलब N1 याद है आपको, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर था। ठीक है, तो 1/N1, लाइमन में N1 जो है वो 1 होगा और N2 2 होगा। बाल्मर में क्या था? N1 जो है वो 2 होगा और अगला नंबर 3 होगा। पास्चन में 3 से 4 होगा, ऐसे 16। ठीक है,
तो ये दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। समझ गए मेरी बात? ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको वो लाइंस, ये मतलब बेसिकली ये एक सिंबॉलिक एक देखने का तरीका है। आप इस बात को समझो एक, या फिर आप जो आपने यहाँ पढ़ा था ये टेबल को समझो, ये दोनों मतलब एक ही, कनेक्ट करके देखना। ठीक है, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, 2 पे जाना है, यहाँ 2 से शुरू होकर 3 पे जाना है, पास्चर में 3 से 4 पे, ब्रैकेट में 4 से 5 पे एंड सो। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी, समझ में आ गई। तो बोहर का सक्सेस समझ में आ गया। अब बोहर का सक्सेस समझ में आ गया तो बोहर ने हमको एक चीज और भी बड़ी अच्छी समझा दी कि भाई ऐसा है, उसने हमको सिखा दिया कि भाई आइडिया हमको मिल जाएगा इसका, यार पाथ, इसका रेडियस कितना होगा, इसका साइज कितना होगा, इसमें एनर्जी कितनी होगी। तो nth ऑर्बिट की बात करें, nth ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n स्क्वायर। मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर था, तो अगर n2 इंफिनिटी है, लास्ट बिल्कुल खत्म कर दिया, तो ये जीरो हो गया, 1/infinity जीरो, तो 1/ क्या रह जाएगा, n1 स्क्वायर। यही लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, सो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर 4/h स्क्वायर। ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब आप ये मत पूछना ये कहाँ से ये लिख रहा है, यही रेडबर्ग, ये साइंटिस्ट का यही काम होता है कि वो कैसे उसका वो कांस्टेंट कैसे डेवलप करता है। इसने सारी वैल्यू पुट करी, 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या पुट करा हमने, ठीक है, 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है हमारे को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, h स्क्वायर मालूम है। तो ये पूरी की वैल्यू सॉल्व करके जो आप कल तक न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही थी आपको याद होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट की कितनी यूज कर रहे थे आप, 1096, याद है किसी को, 109677 याद है? तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू कैसे आई है, मैं आपको बताऊंगा, तो वो ऐसे आई है। ठीक है, अब उसने कैसे सॉल्व करी, ये उसने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करी, और वो हमारा इस स्टेज पर 11th का स्कोप ऑफ स्टडी नहीं होता है। ठीक है, बाद में आगे पढ़ेंगे जब आप और अच्छा साइंस आगे पढ़ोगे नाउ। ये बच्चों यहां तक तो हमने पढ़ लिया रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मैंने नीचे लिख दिया n स्क्वायर। ठीक है, तो इसे पर सेंटीमीटर में लिखा, और ये वाली पूरी वैल्यू इसको हमने कैसे लिखा, पहले दिस इज इक्वल टू दिस, यहां पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी पूरी की पूरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस वाज फाउंड टू बी 218 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। इतनी वाली एनर्जी आपके इसके अंदर थी। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन ही मैंने आपको बताई हुई है, तो जिसको जो है किलो जूल, इसे हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे 6.022 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो जूल पर मोल हो जाएगा, या ये 1311 है तो इसे 1312 किलो जूल पर मोल हो गया। तो ये आपका ओवरऑल जो है, ये टर्म आपके मेन काम हम रखते हैं, ये वाला नंबर हमारे को याद रखना कि एनर्जी फॉर द nth शेल जो है वो क्या होगी, -1312 इंटू n स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे पहले अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो n विल बी 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो इट विल बी -1312। ऐसे ही 2 की बात करें तो दिस विल बी, इसको 2 करें तो ये -327, 3 करें तो दिस इज 145 एंड 4 करें तो ये। अब आप बात को समझने की है कि यहाँ पर देखें 1312327 ये पहले एनर्जी लेवल में सबसे कम एनर्जी है, माइनस में है ये लिखी हुई। माइनस में क्यों लिखी हुई है अभी बताता हूँ, वेट करो। ठीक है, तो पहले एनर्जी लेवल में आप सोचोगे सर माइनस अभी तक तो नहीं था, कहां से आया ये 1312, अगर माइनस नहीं लिखा हुआ था तो ये 1312 है, ये 327 है, ये 145 है, 82 है, तो इस हिसाब से तो घट रही है।
लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव लगाता हूँ तो आप समझ जाएंगे हाँ ये बढ़ रही है। तो एनर्जी लेवल जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो E2 माइनस E1 जो है वो बड़ी है देन E3 माइनस E2 एंड सो ऑन। डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, इसके अंदर हमारे को अभी कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप डेफिनेशन समझे तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको याद करने के लिए। वैसे हमने पीछे कन्वर्जन कर रखी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो ये जूल में दी हुई थी, जूल से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जनरली हम टर्म जो है वो किलो जूल पर मोल में ही बात करते हैं। ये वाला नंबर आपको बस ये नंबर याद कर लेना और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एनर्जी जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जो आपने पढ़ा था 1 2 3 4, इसे एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और एक आज एक और खास नाम आ गया, वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली डिसाइड करता है कि आप किस एनर्जी लेवल में हो, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में। अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, 2π² मास इलेक्ट्रॉन 4 अपॉन n² h² इंटू z²। अब ये z² पहले नहीं था, अब कैसे है? यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ z² क्यों नहीं था, क्योंकि हम यहाँ केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो 1 ही, हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जैसे एटम की बात करूंगा, हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है मैंने, तो सारा फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, केवल z² हो जाएगा। z² मतलब उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, बाकी सारी चीजें बच्चों वही रहेगी। ठीक है, तो बाकी सारी टर्मिनोलॉजी तो बिल्कुल वही रहेगी, जहां तो हमने 2.18 भी जैसे आपने देखी थी, या 1/322 इंटू z² अपॉन n²। तो अल्टीमेटली जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला याद कराया था 1312 1312/n² इंटू क्या हो जाएगा, z²। z क्या हो गया, 4। जैसे हीलियम है तो उसका z क्या है, 2। लिथियम है उसका z है कितना, 3। तो यहाँ 3 डाल दोगे तो इससे हमारे को उस लेवल, एनर्जी लेवल का, उस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में घूम रहा है उसकी एनर्जी मालूम चल जाएगी। डन। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द इलेक्ट्रॉन इन द आउट एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, एक तो वो अकेला है मतलब बिना किसके, या फिर वो एटम में है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो, किसमें एनर्जी कम होगी। एक बात समझ जाओ, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही चीज ज्यादा स्टेबल होगी, उतनी ही जल्दी आराम से एग्जिस्ट करेगी। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वो इधर उधर भागेगी, रिएक्शन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन की एटम में है और खाली इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ज्यादा स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है, तो उसकी एनर्जी कम है अकेले के मुकाबले। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में सफिशिएंट, अगर सफिशिएंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके अगर एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर मान लिया जाए, बहुत दूर, तो उसके एनर्जी को मान लिया क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई इंफिनिटी क्या हो गई है, 0। ठीक है, अब अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को पास लेकर के आओगे न्यूक्लियस की तरफ, तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप उसमें जो है वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, आपने उसको रास्ता दिखा दिया और वो अपने तरफ, आप उसको नहीं ला रहे, वो अपने आप आने की कोशिश करना शुरू करेगा। तो अगर जब वर्क डन, अगर काम, देखो दो बातें होती है फिजिक्स के अंदर, हम कैसे पढ़ते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी के ऊपर काम करना या कोई और काम करे। जैसे कि आप सिस्टम है, मेरे लिए सिस्टम, मेरे को आपको पढ़ाना है, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक चल रही है, फ्लो ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे को पढ़ाने लगो तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कैसे समझते हैं, अगर सिस्टम को ही रेफरेंस माना जाएगा, सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो पॉजिटिव, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव। यहाँ पर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन को मैं लेकर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को मैं लेकर जा रहा था न्यूक्लियस के पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खुद ही चलने लग पड़ा क्योंकि उसके ऊपर खिंचाव आ गया। तो इसका मतलब जब खुद ही चलने लगा तो वो खुद ही काम करने लग पड़ा, जब खुद ही काम करने लग पड़ा तो एनर्जी वो रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब उसकी एनर्जी अपनी एनर्जी से कम हो जाएगी।
अपनी एनर्जी से कम हो जाएगी। अभी तक तो हम मान रहे थे कि इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी 0 है, तो एनर्जी से और कम हो जाएगी तो मतलब वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर देगा, वो सब्सटेंस, वो एटम उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितनी कम रिलीज करेगा वो कम स्टेबल होगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर माइक फर्स्ट। यहाँ ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। बिट्टू से एक हाँ पूछो। से एक बार और समझा। दोबारा कहाँ से? नेगेटिव सिग्नल ये वाला या ऊपर? नो सर, यही वाला। यही वाला? अच्छा देखो, यस सर। देखो, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 100% क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। थ्योरी में, थ्योरी का अगर पेपर होगा तो ये क्वेश्चन एक बारी जरूर आएगा कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो आप इसमें क्या लिखने हो। ठीक है, ये आप किताब में देखना है, इससे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट लैंग्वेज है ये। ठीक है, इतने छोटे के अंदर सारी बात लिख दी है। आपको इतनी भारी भारी अक्षर मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, चाहे एनसीईआरटी चाहे कोई भी किताब। ठीक है, और इतना सारा लिखा होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखें। तो आपको 5 या 6 लाइनों में आपकी सारी गेम बोल दी। इलेक्ट्रॉन, बात को समझो, अगर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, कोई भी चीज कब स्टेबल होगा? जब उसमें कब एनर्जी होगी। सिंपल, अपने समझ लो, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो आप घर में ही बैठे रहोगे ना। ज्यादा पैसे, थोड़े पैसे होंगे तो आप उछल उछल के बाहर जाना शुरू करोगे, शॉपिंग करोगे, बाहर घूमोगे, खाओगे गोलगप्पे, टिक्की पापड़ी चाट। पैसे है, पैसे नहीं होंगे जेब में तो चुपचाप घर बैठ जाओ। तो एनर्जी नहीं होगी तो घर बैठोगे, एनर्जी थोड़ी सी भी होगी तो बाहर खर्च करोगे, करोगे। सेम बात यहाँ पर भी है ना, कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा बैठोगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर बहुत दूर है न्यूक्लियस से, बहुत दूर, तो उसकी एनर्जी को हम मान के चलते हैं 0। अगर वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आना शुरू किया, मान लो आप इसको लेकर आना चाहते हो, इसको लेकर, अगर आप इसको वैसे पूरा ले आते तो आप वर्क डन करते, आप काम करते। मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज होता, यही पॉजिटिव चार्ज होता, ये तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, और आप एक यहाँ से प्रोटॉन को उठाकर लाते हो, तो आप यहाँ से उठा के ला रहे हो, तो यू हैव टू डू वर्क। क्यों? क्योंकि ये दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपल्शन, धक्का मारेंगे तो यू हैव टू डू सम वर्क, तो यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आपने एक बार रास्ता दिखा दिया तो इलेक्ट्रॉन अपने आप चलना शुरू हो जाएगा इस तरफ, तो ये काम अपने आप होने लग पड़ा, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो उसके अंदर। तो एनर्जी जो है उस ड्यूरेशन में रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, काम हुआ तो है लेकिन सिस्टम ने काम किया, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज होगी, अरे जब इन्फिनिटी में 0 थी तो रिलीज होके क्या हो जाएगा? रिलीज होकर वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसीलिए जितनी की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना बढ़िया, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। डन। अब आगे बढ़ते, बोहर ने एटॉमिक ऑर्बिटल में रेडियस का कंसेप्ट भी थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था? एन, उसने एक टर्म बताई थी, एंगुलर मोमेंटम, MVR, MVR इज इक्वल टू NH/2 सही है, बात समझ में आई? अब अगर R निकालना है आपको तो M और V को नीचे ले जाओ। ठीक है, M और V को नीचे ले जाओ, इसी फॉर्मूलों को वो जोड़ तोड़ करते गए। तो अब वहां पर हम नहीं जा रहे, हमको इसकी डेरिवेशन में कहीं नहीं जाना। ठीक है, सो R विल बी इक्वल टू क्या होगा? n² × h²। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, अभी कहाँ से आया, अभी इसके अंदर स्कोप में नहीं जाना। ये पता कब आपको असली में समझ आएगा? 12th क्लास के अंदर, हमारा फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिव से कनेक्टेड एक चैप्टर है, वहां पर आपको रियल समझ में आएगा कि ये R आएगा। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंटली इसको एक्सेप्ट कर लो। तो मैं क्योंकि बहुत सारी बातें इन डेप्थ बता देता हूँ, लेकिन मैं इसको भी बता सकता हूँ, बताने को तो नहीं है, लेकिन अभी इसका स्कोप नहीं, इस टाइम अभी जरूरत नहीं। ठीक है, तो R = हो गया n² h² 4π² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या है कि n जो है
h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, n फिक्स नहीं होता है। n का मतलब है कौन सा एनर्जी लेवल है, ये तो फिक्स नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। z एटॉमिक नंबर फिक्स नहीं होता है। तो आप क्या करोगे कि भाई ऐसा करा आपने, ये जो चीज है इसकी आपने कांस्टेंट की एक वैल्यू निकाल ली, इसकी आपने एक वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू आई आपके पास ये 5252.9 इंटू 10⁻⁻12। मैंने आपको बोला था ना साइंस वाले लोग बड़े आलसी होते हैं, अब बार बार वो इतने सारे नंबर को याद नहीं रखना चाहते, तो हमने क्या करा, इन सबकी वैल्यू डाली और आंसर निकाल लिया, ये लो निकाल लिया, ठीक है। n इंटू एन स्क्वायर लिख दिया। ये z है, z अभी 1 के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्या है, जब z 1 एटॉमिक, हम हाइड्रोजन के उपाय को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब n, ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला तैयार हो गया, क्या, 52.9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। मीटर में था, -12 का मतलब पाइकोमीटर होता है, तो इसको मैं सीधा पाइकोमीटर लिख देता हूँ, 52.9 पाइकोमीटर इंटू एन स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। ये मैं एक ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया, a नॉट इंटू एन स्क्वायर, a नॉट की फिक्स वैल्यू। चलो अब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस में n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर 52.9 पाइकोमीटर। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो 2 का स्क्वायर 216, 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम चलना शुरू हो गया हाइड्रोजन का। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिट होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही ऑर्बिट घूमेगा, उसका तो k ही होता है, LMN तो होता ही नहीं है बेचारे का। होता है, डिपेंड करता है उसका एनर्जी आप कैसे देते हो, चाहे वो उसके पास एक ऑर्बिट है, लेकिन जब आप उसको एनर्जाइज करना शुरू करते हो तो उसका एक सेकंड ऑर्बिट विजिबल होना शुरू हो जाता है, डिपेंड करता है आप कितनी एनर्जी देते हो, उसका थर्ड ऑर्बिट भी विजिबल होना शुरू होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फिफ्थ, फर्स्ट से 10th, कहीं भी जाकर जंप कर सकता है, डिपेंड करता है आप पैसा कितना खर्च करते हो, आप एनर्जी कितनी प्रोवाइड करते हो, उसके हिसाब से ये सारा चीज डिपेंड करती है। समझ गए मेरी बात को। और अगर हाइड्रोजन जैसे एटम की बात करें तो यहाँ पर नीचे Z आ जाएगा, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट। सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये बस छोटे छोटे चीजों के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए एप्लीकेबल है, समझ गए। कहीं आप सभी का निकालने लग पड़ो, आसान नहीं है वो, ठीक है। तो ये हीलियम, लिथियम के केस में मैंने बता दिया, ठीक है, कि यहाँ Z2 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, 3 होगा तो क्या आंसर होगा। इसके थर्ड एनर्जी लेवल का क्या साइज होगा, इसके लिथियम के सेकंड एनर्जी लेवल का क्या साइज होगा, बस ये बात। एक मोटा मोटा लॉजिक देना था कि बोहर ने हमको रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी निकालना सिखा दिया। ठीक, आगे बढ़ते। आपने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, बोहर ने एक बात बताई थी कि MBR = NH/2π, 3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूं आज की डेट में। तो R = क्या हो गया, आपने इस फॉर्मूले को उठाकर नीचे फेंक दिया, ठीक है। R तो अभी आपने पहले ऊपर निकाला, सॉरी, R का तो उसने एक फॉर्मूला दिया मेरे को, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यहां से निकाल लिया, NH/2π इंटू M/R आपने नीचे लिखा, ठीक है। इस R की जगह, इस वाले R की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, ये लिख दी। चलो कैलकुलेशन कर ली, जमा घटाओ ऊपर नीचे करने के बाद V = आ गया आपके पास 2πe² ZNH। अब इसमें देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, E इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, H कांस्टेंट वैल्यू है, 4 तो कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर होता है, वो तो बदलता रहेगा, उसको साइड कर दो। N किस शेल में है, किस एनर्जी लेवल में है, उसको भी साइड कर दो। तो 2πe²/h, इसकी कांस्टेंट की एक वैल्यू निकाल लो, आ गई 2.96 इंटू 10⁻⁶। क्या बोला था, साइंस के स्टूडेंट हैं, आलसी होते हैं, वैल्यू निकाल ली, बार बार याद नहीं करना भैया, इंटू Z/N कर दो, बस आंसर निकलता जाएगा। चलो जी, पहले एटम की बात कर रहे हो, पहले की बात करते हो तो करो, यहाँ Z हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे तो यहाँ 1 डाला, हाइड्रोजन 1 है, और उसका N कौन सा एनर्जी लेवल है, पहले में ही घूम रहा है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो पहले एनर्जी लेवल में है, उसकी वेलोसिटी आपके सामने है, 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। समझ गए मेरी बात, आप नहीं समझ गए, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप जो है Z बताते जाओ, Z बढ़ाते जाओ, और एनर्जी लेवल भी बताते जाओ, तो आपका हमारे को मालूम चल जाएगा कि कौन से एनर्जी लेवल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम की बात करते हैं और दूसरे शेल की बात करते हैं, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या लिखोगे,
2.19 into 10 raised to power 6 Z। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। नीचे लिखा हुआ है n। पहले इलेक्ट्रॉन जो पहले एनर्जी लेवल है फर्स्ट शेल में, उसमें इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमेगा? यहाँ पर फर्स्ट 1 ले। बोलो, समझ में आ गए? आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, इससे डबल स्पीड हो गई आप। तो इस तरीके से मैंने इस जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने बोल दिया v नॉट, इसको z से मल्टीप्लाई करो n से, तो ये कांस्टेंट है। v नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, याद रखने की वैल्यू है 2.19 into 10 raised to power 6। डन। तो इस तरीके से बच्चों हमारे को जो है हमारे पास एक वेलोसिटी का फंडा भी आना शुरू हो गया। चलो अब और बात करते हैं थोड़ा सा। बातें तो बड़ी सिंपल सिंपल से है, देखो बात का पतंगड़ कहां से बनाते हैं। एक चक्कर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। एक राउंड में आपने सर्कुलर पाथ में एक राउंड ट्रेवल किया, सरकमफ्रेंस। और कितने चक्कर आपने लगाए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को अगर आप सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो। कर दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय टाइम। तो रिवॉल्यूशंस पर टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जिसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बड़ा नाम पढ़ोगे आप, इसको लिखा आपको मिलेगा आरपीएस। आरपीएस का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आरपीएस निकालना हो तो वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपको पता चल गया ना, अभी आपने निकाली है ऊपर वेलोसिटी, ये तो निकाली है भाई, ये निकाला तो इतना सारा, ये वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आर रेडियस भी तो निकाला है, ये देखो बोर ने दिया तो था आपको, ये रेडियस निकाल लिया आपने। ये यहां से ले, इसको ले लो 2 पाई आर के अंदर, वेलोसिटी के अंदर आप ये लिख लो। लिख लिया? सिंपल मैथ्स डालोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। तो इससे हमको मालूम चल गया कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस पर सेकंड इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं हम वो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो एक्सप्लेनेशन देनी है एनर्जी, मैंने कहा आपको कि क्यों नहीं, वैसे तो मैं आपको देता हुआ आ ही रहा हूँ, लेकिन अब आई है तो बात समझ लो। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता आ रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो डेल्टा चेंज इन एनर्जी होगी, डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज गिवन बाय आर एच अपॉन एन, वही रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन एन स्क्वायर, रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यही सब आई थी, यही तो बात आप सीख रहे थे। ठीक है ना? ठीक है, इसकी वैल्यू हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की बात होती है। ठीक है, तो इट इज 2.18 यूज करी। ठीक है, फिर एनर्जी को हमने किससे कनेक्ट किया? एच न्यू से कनेक्ट किया, तो इससे मेरे को न्यू मालूम चल गया। न्यू मालूम चल जाएगा तो क्या मालूम चल जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर मालूम चल जाएगा, तो वेव नंबर भी निकल गया। ठीक है, बस ये निकलते गए, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, आंसर निकालते जा रहे हैं। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी आपने दो स्पेक्ट्रम पढ़े थे, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वाला एनर्जी लेवल, एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब उसने एमिट किया, ऊपर से जब नीचे आएगा तो वह एमिट करेगा। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। एमिशन का मतलब है जब ऊपर वाले एनर्जी लेवल से जब नीचे आएगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इनिशियल से जब फाइनल पे आएगा, ऊपर से जब नीचे करेगा तो वो एमिट करेगा, देन इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब यहां से ऊपर जाएगा तो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब वो एब्सॉर्ब कर रहा है, देन एब्सॉर्प्शन, तो वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। बोलो, जहां तक किसी को डाउट है बच्चों तो पूछो। नो सर। यहां तक की वैल्यूज को बस देखना, आपके पास अभी नोट्स हैं, आज इसको पढ़ना, और ये केवल बस अब मगअप करने वाली चीजें, आपको डोंट वरी, इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको ये जो मैंने बॉक्स बना दिया केवल यही याद करना है, बेन ट्रिलॉजी को समझना है आपको, बस ये ऐसे ऐसे आया, हाँ ठीक है ऐसे आया, लेकिन इसका आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगने वाला है, इसकी आप प्रूव करके दिखाओ, इसको लिख कर दिखाओ, डोंट वरी, यू नीड नॉट टू लर्न एंड राइट, ये लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझने के लिए जरूरी है।
रितु, खुशी, समझ आ गया सबको? आ गया सर समझ। ओके, व्हाट अबाउट रितु, कुछ पूछना है दोबारा? सर जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। देखो सिंपल चीज याद रखने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। अपर एनर्जी लेवल का मतलब ज्यादा पैसे, लोअर एनर्जी लेवल का मतलब कम पैसे। आपको ज्यादा पैसे हैं आपके पास, आपको कम पैसे में आना है, क्या करोगे? पैसे खर्च करोगे ना, समझ गए? आपके पास 300 रुपए हैं, मैं कह रहा हूँ आपको वहां बैठना है तो 100 रुपए लेकर बैठना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू, 200 रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको। तो यू विल एमिट, यू विल रिलीज द एनर्जी, 200 जूल एनर्जी रिलीज कर दोगे, ठीक है? इसलिए वो एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था, ठीक है? अब समझ आई? जो आपने वो स्पेक्ट्रम देखा था, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब उसके स्पेक्ट्रल लाइंस का कांसेप्ट समझ में आया होगा शायद। अब बताइए और पूछो। सर जब लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता करी है हुई है तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है क्योंकि आपने एनर्जी दी है उसको। देखो वो लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में अपने आप नहीं जाता है। तो मैंने आपको याद करो बताता था क्या था, या तो आपको इलेक्ट्रिक, या तो आप उसको हीट अप करोगे, या आप उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क देकर इतनी ज्यादा एनर्जी करोगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा नीचे से ऊपर। याद करो जब हमारी कैथोड रेज और एनोड रेज वाला कंसेप्ट चल रहा था, तो आप याद है उसमें कितनी बिजली दे रहे थे? 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट। याद है? इतनी हाई वोल्टेज दे रहे हो तभी तो वो इलेक्ट्रॉन स्पार्क करके पहुंच रहा है, यहाँ पर जंप करके पहुंच रहा है। और उसी ड्यूरेशन में ही जो है स्लिट में से जब हमने उसको स्टडी करा तो हमारे को वेवलेंथ मिली थी। समझ गए बात को? यस सर। सर जब लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी पे जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उस टाइम पे भी रेडिएशन होता है? हाँ, उस टाइम भी रेडिएशन होता है। दोनों टाइम में रेडिएशन, दोनों टाइम में होता है, ऊपर से नीचे जाते वक्त भी, नीचे से ऊपर जाते वक्त भी। ठीक है? यस। हाँ, और पूछो। हो गए सारे क्लियर डाउट? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आज और कितना करना है। हाँ, थोड़ा सा ये आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? अभी हमने एनर्जी पढ़ ली है, वो 1312 बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, या फिर 218 10⁸ जूल पर एटम ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से हटाकर कहाँ फेंकेगी? इन्फिनिटी में, परमानेंटली वहां से रिमूव कर देगी। सही है? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? फाइनल एनर्जी क्या हो गई? इन्फिनिटी। इनिशियल एनर्जी जो भी उसकी आई है किसी भी स्टेट पे। तो अभी हमने पढ़ा था कि फाइनल स्टेज पे एनर्जी कितनी होती है? 0। इन्फिनिटी में तो एनर्जी 0 होती है। माइनस ई इनिशियल कितनी होती है? माइनस ऑफ 1312 ऑफ 1 स्क्वायर। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं हाइड्रोजन से कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन लाइक से एटम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एन जो है आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, पहले एनर्जी लेवल में के शेल में इलेक्ट्रॉन। तो आपको 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में पहुंच जाए। हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है? हीलियम जैसे एलिमेंट के अंदर यहाँ n की जगह 2 लग जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगी, टोटल एनर्जी में से 1/4 हो जाएगी। तो इस एनर्जी का 1/4 आपको स्पेंड करना पड़ेगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। लिथियम के केस में ये 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है? मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ n स्क्वायर, n जो है वो फर्स्ट एनर्जी है। n डिपेंड कर रहा है कि आप किस शेल में आप बात कर रहे हो। जैसे अब यहाँ पर हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस का मतलब आप समझते हो? हीलियम प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो इस टाइम इसका Z कितना है? एटॉमिक नंबर तो 2 ही है, लेकिन इसके पास पहले एनर्जी लेवल में ही समान है, क्योंकि हीलियम के फर्स्ट शेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, तो इसका मतलब हीलियम के उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है? उसी को ही मेरे को निकालना है। इसी तरीके से Li लिखा हुआ 2+। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 × 1, इसमें लिखा हुआ 2+। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला निकला है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का भी निकला, तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो किस यहाँ पर
आप कौन से एनर्जी लेवल में हो? केवल पहले एनर्जी लेवल में ही, पहले एनर्जी लेवल में ही हो और जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? वो इतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो आप थोड़ा सा फटाफट में न्यूमेरिकल्स का आपको बेटा इंट्रो दे देता हूं, क्योंकि आज आपको इंट्रो देता हूं, क्योंकि इसके ना कनेक्टेड आप न्यूमेरिकल सारे कर चुके हो। देखो तो यहाँ पर ना कोई बहुत ज्यादा समझाने की वो जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ से आया, ठीक है? मैं आपको टर्मिनोलॉजी को समझा रहा हूँ। If the energy difference between the electronic state, हाइड्रोजन एटम के दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो 214 किलोजूल पर मोल है, तो डेल्टा ई जो है वो 214 है। व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आपको बताओ, डेल्टा ई पता है, एच पता है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। बताओ, ई इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूले में डालो, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ई एनर्जी का कहता है, हमने एक फॉर्मूला दे दिया आपको, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ that will be needed to remove the electron from the third orbit of the helium atom। तो longest wavelength का मतलब ये होता है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी आपने देनी है, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये बात को याद रखना फटाफट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली इंफिनिटी में फेंक देगी, ठीक है? ई फॉर किसी भी एनर्जी लेवल के लिए है, वो तो हमको उसने दे दी है, लेकिन मेरे को जहां पर इन्फिनिटी में फेंकना है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0। तो डेल्टा ई क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है इन्फिनिटी, माइनस इनिशियल है ये वाली एनर्जी। अब यहाँ पर इस केस में आप जो है इसका आपका Z कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्या है? ये हीलियम। तो इसका मतलब Z आपका है यहाँ 2। फिर आपके बात कर रहे हैं यहाँ पर कि n स्क्वायर है, मतलब कौन से शेल में है, उसकी इंफॉर्मेशन भी उसमें दी होगी। इट विल बी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में है तो मतलब n शुड बी 3, तो n की वैल्यू है 3 पुट करो। बस यू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। जब डेल्टा ई मालूम चल गया तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो न्यू भी मालूम चल जाएगा। समझ गए बच्चों मेरी बात? जब न्यू मालूम चल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मालूम चल जाएगी। Am I clear? आगे देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम, ठीक है? व्हाट इज द रेडियस? रेडियस बताना है। तो रेडियस का जो हमने जनरलाइज याद करो, फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब इस टाइम ये कौन सा है? जेड कितना है हीलियम का? 2। और कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में है। Z is 2, N is 1। बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, you will get the value of radius। एनर्जी एसोसिएटेड भी पूछा है तो एनर्जी बता दो। एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा 2.18, ठीक है? या फिर आप सीधा 1312 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो भी यूज करो कोई इशू नहीं, ठीक है? वो किलो जूल पर मोल में आता है, ये जूल पर एटम के हिसाब से आता है, वो किलो जूल पर मोल के हिसाब से आता है 1312, ठीक है? अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड कर दोगे तो आपका वो भी निकल जाएगा। एन कितना है? एन कौन सा है? एन मतलब एनर्जी लेवल फर्स्ट। और जेड कितना होगा हीलियम का? 2। बस उसको डालो, आपका आंसर निकल गया। रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ द फोर्थ एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फोर्थ रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट। आप तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का तो केवल एक ही ऑर्बिट होता है। आज आपने देख लिया कितना, कौन सा ऑर्बिट होता है? फोर्थ ऑर्बिट, मतलब चौथा ऑर्बिट भी है। इसका मतलब वो एनर्जाइज हुआ है वहां तक। तो कहता है रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम है 0.85 नैनोमीटर। कहता है वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई था, तो वेलोसिटी बताने के लिए क्या होगा? nh अपॉन 2 पाई r। n को होगा एनर्जी लेवल फोर्थ, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या हुआ? r क्या है? r है उसका रेडियस 0.85 नैनोमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, सारी वैल्यू दी हुई है, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। The wavelength of the first spectral lines in the Balmer series is 6561 angstrom. Calculate the wavelength of the second spectral lines। बताओ।
फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस कब हुई? जब आपने 2 से शुरू किया और 3 पे गए। जब 2 से शुरू किया और 3 पे गए तो आपका आंसर था 1/656 ठीक है। तो बस आपने केवल इतना से इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दो। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए क्या हुआ? जब आप 2 से कहां पर गए? 4th पे गए। 2 से 3 आने पर वेवलेंथ कितनी आ रही है? 6561। कह रहा है 2 से 4 आने पर कौन सी वेवलेंथ आएगी? पता नहीं, लैम्डा लिख देता हूं। लिख दिया। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। इसको लिखा ऐसे और इसको जो है क्या करो, बटे में कर दो। ये लो, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। लिए लैम्डा दिस अपॉन दिस हो गया इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो लेफ्ट साइड देखो 1/6561, राइट साइड में क्या है? r माइनस 5 बाय r इंटू 5/36। ये 5/36 आ गया। ये कितना हो गया? 3/16। 1 लैम्डा r 3/16, ठीक है। LHS अपॉन LHS, RHS अपॉन RHS, सिंप्लीफाई कर दिया। r से r कैंसिल हो गया, कुछ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेशन करके आ गई। आगे पढ़ो। Bohr, the angular momentum of the electron, angular momentum is this much. Angular momentum मतलब MBR। MBR की वैल्यू दी हुई है। ये MBR क्या होता है? NH/2π। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालो। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से गिरेगा? इट फॉल फ्रॉम हिज लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल। जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है अगर अगले लेवल पे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो MBR इज इक्वल टू NH/2π। तो आपको n निकालना हो तो क्या होगा? MBR/2π/h। ये लिख लिया। MBR आपको दिया हुआ है, MBR आपने दिया हुआ 2π की वैल्यू पुट करी, h की वैल्यू पुट करी, आपने इसको सिंप्लीफाई करा, आपका आंसर आ गया 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में है। ये लेवल था उसका। अब उसने क्या बोला था? अगर इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम दिस लेवल, कौन सा लेवल? 4th लेवल से नेक्स्ट लोअर लेवल, 4th लेवल से 3rd लेवल पे जाएगा तो फॉर्मूला बता दो, वेवलेंथ बताओ। तो ये 3² माइनस 4², ये रिडबर्ग कांस्टेंट, ये 1 लैम्डा। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू। सो अब हमारे को इतना आसान समझ में आना शुरू हो गया कि अगर अब इलेक्ट्रॉन कहाँ, किस शेल से किस शेल में जंप कर रहा है, किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो अब हमारे को ये सारी बात समझ में आ गई कि उसका कलर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, भाव उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इतनी सारी बातें जो है वो हमारे को समझ में आनी शुरू हो गई। तो आई होप आपको अब ये सारी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बोहर कंसेप्ट, क्वांटाइजेशन, बोहर थ्योरी की भी जो कमियां थी वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचो कि बोहर में ही कुछ था, अब बोहर में जो कमियां थी वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आएगा मॉडर्न कंसेप्ट। अब जो नया कंसेप्ट चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अभी बोहर इज ऑल्सो नॉट वेरी मच ट्रू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतने दिन हो गए आपने ट्रू ही नहीं पढ़ाया अभी तक। यस, अभी ट्रू पढ़ने में भी आपको समय लगेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि धीरे धीरे हम किस लेवल से किस लेवल तक आ गए। कहाँ तरबूज से शुरू किया था हमने, और यहाँ हम जो है लैम्डा, म्यू, वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके पीछे हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से बच्चों रिवाइज करो, नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, और फिर जो इशू आता है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। डन।